आइए अब हम देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन की। मीथेन ये हमारी एक गैस है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी देती है। अगर हम इस कंबशन रिएक्शन को देखें तो मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मीथेन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो कंबशन रिएक्शन ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है इस कंपाउंड में। आइए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम मिथेनॉल लेंगे और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डालेंगे तो वो मिथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मिथेनॉल और मिथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मिथेनॉल में एक ही ऑक्सीजन अटैच है कार्बन के साथ, जबकि मिथेनॉइक एसिड में 2 ऑक्सीजन अटैच है सेम कार्बन एटम के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ और मिथेनॉइक एसिड फॉर्म हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखें, इथेनॉल सॉल्यूशन हम लेंगे और उसके अंदर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का, तो इथेनॉल में कार्बन एटम के साथ 1 ऑक्सीजन अटैच है और इथेनॉइक एसिड में 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं सेम कार्बन के साथ। इसका मतलब इस कंपाउंड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से। ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। आइए अब हम एक्सपेरिमेंट की मदद से ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम लेंगे इथेनॉल, पोटेशियम परमैंगनेट और आयोडीन सॉल्यूशन। इसके अलावा हम लेंगे ऑयल्स, अलग अलग किस्म के सनफ्लावर, सैफ्लावर, ग्राउंडनट, वनस्पति घी वगैरह वगैरह। ड्रॉपर लेंगे, बर्नर लेंगे और टेस्ट ट्यूब्स लेंगे एंड मेजरिंग सिलेंडर्स। सबसे पहले हम कुछ अमाउंट में इथेनॉल लेंगे और मेजरिंग सिलेंडर से उसे मेजर कर लेंगे और डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेंगे और उन को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालकर हीट करेंगे। फिर जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का डाइल्यूट सोल्यूशन इसमें ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका कलर जो है वो फेंट हो रहा है, लाइट हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का डार्क पिंक कलर जो है वो डिसअपियर होगा। फर्दर हम ऐड करेंगे तो वो पिंक ही रह जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया है इथेनॉल का यहाँ पे। अब हम एडिशन रिएक्शन के लिए देखेंगे। टेस्ट ट्यूब्स में हम अलग अलग ऑयल्स लेंगे। सैफ्लावर ऑयल डाला हमने एक टेस्ट ट्यूब में, एक में सनफ्लावर ऑयल लिया हमने और इसके अलावा हमने कढ़ाई का तेल जो लिया वो लिया और एक टेस्ट ट्यूब में हम वनस्पति घी ऐड कर देंगे। नाउ इन सब में हम थोड़ा थोड़ा आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उन्हें अच्छे से हर एक टेस्ट ट्यूब को शेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर देने के बाद देखिए इस तरह से ये सॉल्यूशंस हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जब ग्राउंडनट ऑयल जो था हमारा पहला जो टेस्ट ट्यूब था तो उसमें ऑरेंज कलर ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन वैनिशेस। जो आयोडीन का जो कलर था ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन कलर था, वो वैनिश हो गया, गायब हो गया। क्यों? ड्यू टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हमारा जो ग्राउंडनट ऑयल है ये एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वैनिश कर दिया उसने आयोडीन सॉल्यूशन को, मतलब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुई है। नाउ सैफ्लावर ऑयल जो कढ़ाई का तेल जो है उसमें भी कलर वैनिश हो गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन का। क्यों? क्योंकि वो भी एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाउ in sunflower oil also the color of that iodine
वैनिशेस, गायब हो जाएगा आयोडीन का सोल्यूशन का कलर, क्योंकि ये भी एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखा आपने कि जो हमारे ऑयल्स हैं ये सारे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उसमें आयोडीन के जो ड्रॉप्स डालने के बाद उनका कलर वैनिश हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू एडिशन रिएक्शन। ना अगर हम वनस्पति घी लें और उसके अंदर आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन ऐड करें तो क्या होगा? द कलर डज नॉट वैनिश, उसका कलर जो है वो गायब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज़ अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एडिशन बहुत मुश्किल से होता है या फिर नहीं होता है, इसलिए कलर डिसअपियर नहीं हुआ जब वनस्पति घी में हमने आयोडीन का सोल्यूशन ऐड किया। तो इससे हमें पता चला कि जो ऑयल्स है हमारे जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और हमारा वनस्पति घी जो है वो एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एडिशन जो है वो इजीली होता है बनिस्बत सैचुरेटेड कंपाउंड्स के। तो हमारे एडिशन रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है? जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच गिव्स 4 प्रोडक्ट्स, यानी 4 किस्म के प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं जब हम मीथेन को क्लोरिनेट करते हैं, उसका क्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आइए उन चारों रिएक्शंस को हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन हमारी ये है हमारा मीथेन, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। जब हम उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें क्या मिलेगा? CH3Cl प्लस HCl, यानी कि इथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल मिला हमें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिला। तो यहाँ पर देखिए, ये CH4 में से एक हाइड्रोजन हट गया है और उसकी जगह एक क्लोरीन एटम ने ले ली है। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ CH3Cl जो कि हमें प्रोडक्ट मिला वो अगेन रिएक्ट कर सकता है क्लोरीन के साथ, क्योंकि CH3Cl के पास अगेन 3 हाइड्रोजन एटम्स है जो कि रिप्लेस हो सकते हैं क्लोरीन के साथ। तो सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं मीथेन के और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा, जैसे कि CCl4 विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि बना है मीथेन के क्लोरीनेशन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर देखिए, अब एक भी हाइड्रोजन नहीं बाकी रहा है इस प्रोडक्ट में, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं बाय क्लोरीन, सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now, still large number of products are formed in chlorination reaction of higher homologues of alkanes, यानी जो higher alkanes है उसमें भी हम chlorination की मदद से large number of products form कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Now we will see chlorination of propane। प्रोपेन जो हमारा कंपाउंड है उसका क्लोरिनेशन देखेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन टू आइसोमरिक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग 1 क्लोरीन एटम आर ऑब्टेन। जब हम प्रोपेन का क्लोरिनेशन करते हैं और जब एक ही क्लोरीन उसमें ऐड होता है तो हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि आइसोमर्स होते हैं। लेट्स ड्रॉ देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। ओके, ठीक है। तो प्रोपेन जो हमारा होता है वो 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है CH3 CH2 CH3। तो इसके अंदर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन एटम्स है।
Now if it will react with chlorine in presence of sunlight, it will gives us two types of products which are the isomers of each other. Now what are they? तो ये जो क्लोरीन है ये आइदर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन्स है? यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन्स है। ये जो हाइड्रोजन एटम है जो कि एंड पर है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है और बीच में जो हाइड्रोजन्स है वो बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो एंड पर जो होते हैं वो अल्फा है। तो अगर वो अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो वो बनाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये आ गया हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये था हमारा प्रोपेन। ठीक है, और ये है क्लोरीन। दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव 1 क्लोरोप्रोपेन। तो हमने IUPAC नेमिंग सिस्टम तो देखा ही है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 और 3, और 3 कार्बन एटम्स का अल्केन हमारे पास क्या आ गया? इट्स प्रोपेन। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेक द फंक्शनल ग्रुप और वो किस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा हैलोजन है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हैलोजन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है प्रीफिक्स, जिसे हम क्लोरो कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्लोरोप्रोपेन। और क्योंकि ये पहले अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है, जो कि यहाँ से हम अगर नंबरिंग शुरू करेंगे तो क्लोरीन 1 नंबर पर आएगा, लेफ्ट से शुरू करेंगे तो 3 पर आएगा। तो हमें ऑब्वियसली वो नंबरिंग चूज़ करनी होगी जिसमें अपना फंक्शनल ग्रुप जो है वो लेस नंबर पर आ रहा है। तो हमें नंबरिंग यहाँ से देनी होगी 1 2 3। तो नाउ ये बन गया हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए कि प्रोपेन के क्लोरीनेशन की मदद से हमें 1 क्लोरोप्रोपेन प्रोडक्ट हासिल हुआ। अब अगर ये क्लोरीन जो एटम है वो अल्फा कार्बन की जगह बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता तो किस तरह से प्रोडक्ट बनता? तो चलिए देखते हैं। CH3 CH Cl CH3। देखिए ये एक अलग किस्म का कंपाउंड तैयार हो गया है जो कि इस कंपाउंड का आइसोमर है। आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है कार्बन के और हाइड्रोजन के और क्लोरीन के वो सेम रहेंगे, बट इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, उनकी साख्त जो होगी वो अलग होगी। नाउ अगर मैं इसे नाम दूं तो इसका नाम क्या होगा? तो वैसे ही हम जैसा इसे नाम दिया हमने IUPAC नेमिंग सिस्टम की मदद से, उसी तरह इसे भी नाम देंगे। नाउ 3 कार्बन्स आर देयर, सो the name will be the name of the parent alkane will be propane, and halogen is the functional group which is chloropropane. Now again functional group is at second carbon, even if you give numbering from right hand side or left hand side। अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग दे या लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग दे, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर ही आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो देखा आपने, इस तरह से आइसोमरिक कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं जब हम क्लोरीनेशन करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स का, जैसा कि है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन के क्लोरीनेशन से हमें 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन ये 2 किस्म के कंपाउंड्स मिले हैं जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो इस तरह से भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्क करता है और अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स तैयार करता है। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं जो कि है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड।